हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के सवालों को हल करेंगे, जिसमें हमारे पास 3 प्रकार की विधियां हैं: विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आलेख विधि। तो इन सवालों को हम हल करेंगे आज। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाए थे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, जिसमें अध्याय 1 और अध्याय 2 के सवाल हल करना मैंने बताया हूँ। जी फ्रेंड्स, चलो ये सवाल हल करते हैं। ये सवाल हल करने के पहले यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आप जितने भी वीडियो बने आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुंच सके और आप सभी वीडियो का लाभ ले सके। तो देखिए, पहला सवाल है हमारा कि p के किस मान के लिए समीकरणों 4x धन py धन 8 बराबर 0 तथा 2x धन 2y धन 2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो समीकरण दिया है उसको हम उतार लेते हैं हल में। तो हल हमें दिया है, तो क्या दिया है हमारे पास? पहला समीकरण है 4x धन py धन 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। और दूसरा दिया हुआ है 2x धन 2y धन 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। देखिए, इन दोनों समीकरणों से हमको p का ऐसा मान निकालना है जिसके लिए अद्वितीय हल हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम a1, a2, b1, b2, c1, c2 के मान निकाल लेंगे। ये होता है a1 का समीकरण 1 है, तो ये a1, b1 और c1। ये समीकरण 2 है, इसीलिए a2, b2 और c2। तो यहाँ पर a1 बराबर हो जाएगा 4, b1 बराबर p और c1 बराबर 8। ठीक इसी प्रकार a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर भी 2। तो हमें क्या ज्ञात करना है? एक अद्वितीय हल होने के लिए p का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ अद्वितीय होने की शर्त लिख लेते हैं। शर्त क्या है कि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल तब होता है जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होता b1 बटे b2 के। जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का अनुपात दोनों बराबर नहीं होते, उस कंडीशन में समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होता है। तो देखिए, यहाँ पर हम मान लिख लेते हैं। a1 का मान 4 बटे a2 का मान 2 बराबर नहीं है b1 का मान p बटे 2। इसको काट देते हैं, ये 2 बार कट जाएगा। ये इस 2 से इस 2 को काट देंगे तो ये हो जाएगा p नॉट इक्वल टू 4। तो देखो, p बराबर 4 नहीं होना चाहिए, मतलब p बराबर 4 नहीं है के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। अतः p बराबर नहीं है 4, अर्थात p बराबर 4 को छोड़कर है ना, सभी मानों के लिए निकाय का एक अद्वितीय हल होगा।
हल होगा। फ्रेंड्स से आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय के x धन 3y ऋण पुस्तक में के ऋण 3 बराबर 0 और 2x धन के y ऋण के बराबर 0 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। सॉरी ये 12 है ना। तो हमारे पास दिया है, क्या दिया है, पहला समीकरण के x धन 3y ऋण के ऋण 3 कोष्टक बंद बराबर 0 समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण है 12x धन के y ऋण के बराबर 0 समीकरण नंबर 2। यहाँ पर के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमको के का मान ज्ञात करना है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल यहाँ पर देख लिए, सबसे पहले हम a1 निकाल लेंगे तो a1 बराबर आ जाएगा के, ये b1 बराबर हो जाएगा 3 और c1 बराबर हो जाएगा ऋण के ऋण 3। ठीक इसी प्रकार a2 बराबर हो गया 12, b2 बराबर के और c2 बराबर हो जाएगा ऋण के। अब इनके अनुपात निकाल लेंगे हम, तो a1 बटे a2 बराबर ये हो जाएगा के बटे 12। ठीक इसी प्रकार b1 बटे b2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 बटे के और c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा ऋण के ऋण 3 बटे ऋण के। ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा के ऋण 3 बटे के। अब चूँकि हमको के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन क्या होती है ये लिख लेंगे हम शर्त। हमारी शर्त क्या है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होती है कंडीशन कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के और ये बराबर होता है c1 बटे c2 के। मतलब ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे। जब ये तीनों अनुपात आपस में बराबर होंगे तो समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम ये मान उतार लेंगे यहाँ से, a1 बटे a2 का मान k बटे 12 बराबर b1 बटे b2 का मान 3 बटे के बराबर c1 बटे c2 का मान के ऋण 3 बटे के। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1 2 और ये आ जाएगा 3। अब समीकरण 3 के प्रथम 2 पद ले लेते हैं। समीकरण 3 के प्रथम 2 पद लेने पर 2 पद ले लेंगे ये, तो के बटे 12 बराबर 3 बटे के। इसको हल करेंगे तो के का गुना के में होगा, ये हो गया के स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा इधर तो भारतीय 36, ये हो गया के बराबर वर्गमूल 36।
तो यहाँ से k का मान निकल कर आ जाता है ±6। ठीक इसी प्रकार पुनः समीकरण 3 के अंतिम दो पद ले लेंगे। अंतिम दो पद लेने पर तो अंतिम दो पद ये वाले हैं, तो कि 3/k बराबर हो जाएगा k ऋण 3/k, k ऋण 3/k। इसको हल कर देंगे, k का गुना यहाँ हो जाएगा तो 3k बराबर k का गुना यहाँ होगा तो k² ऋण 3k। पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो गया k² ऋण 3k ऋण इसका बस उधर होगा तो 3k बराबर 0। तो ये हो जाएगा k² ऋण ये ऋण दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 6k बराबर 0। दोनों में से k कॉमन निकाल देंगे, ये k यहाँ हो जाएगा k ऋण 6 बराबर 0। तो ये k बराबर 0 या k बराबर 6। अतः देखिए k बराबर धन 6 यहाँ आ रहा है, k बराबर 0 आ रहा है। तो k हमारा सवाल है कि अपरिमित हल की k के किस मान के लिए होगा, तो k बराबर 6 के लिए अपरिमित हल होंगे। मतलब k बराबर ±6 या 0 तथा +6 के लिए। अतः k बराबर 0, 6 या ऋण 6 के लिए निकाय के अनेक हल होंगे। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है समीकरण निकाय उसको उतार लेते हैं। दिया है समीकरण निकाय। कौन सा समीकरण निकाय दिया हुआ है उतार लेते हैं हम। तो देखिए हमारा सवाल है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं है। तो हमारा सवाल है 3x धन y बराबर 1, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 है 2k ऋण 1 कोष्टक बंद x धन k ऋण 1 कोष्टक बंद y बराबर 2k धन 1, समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों में से a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान निकाल लेंगे। तो a1 का मान 3, b1 का मान 1 और c1 का मान 1। यहाँ से हो जाएगा ये पूरा मान होगा a2 का मान, ये मान हो जाएगा b2 का और ये मान हो जाएगा c2 का। तो लिख लेते हैं a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर 1। ये हो जाएगा a2 का मान, तो a2 बराबर हो जाएगा 2k ऋण 1, b2 बराबर हो जाएगा k ऋण 1 उसके बाद c2 बराबर होगा 2k धन 1। अब यहाँ पर तीनों अनुपात निकाल लेंगे हम। तो तीनों अनुपात जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर क्या हो गया 3/2k ऋण 1, b1 बटे b2 बराबर 1/k ऋण 1 और c1 बटे c2 बराबर हो जाएगा k बटे 2k धन 1, 1/2k धन 1। अब हमारा सवाल जो है उसमें क्या कहा है कि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होना चाहिए। कोई भी हल नहीं होने की जो शर्त है वो लिख लेंगे। तो शर्त हमारी क्या है
कि समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं हो, तब शर्त क्या होती है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। तो यहाँ पर इनके मान लिख लेंगे, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान लिख लेंगे। तो देखिए A1/A2 है 3/2 के ऋण 1 बराबर B1/B2 है 1 के ऋण 1 बराबर नहीं है। C1/C2 का मान है 1/2 के धन 1। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसके प्रथम दो पद ले लेते हैं पहले। तो समीकरण 3 के प्रथम दो पद लेने पर, तो प्रथम जब दो पद लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 के ऋण 1 बराबर 1 के ऋण 1। इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए तिर्यक गुणा कर देंगे, 3 का गुना यहाँ होगा तो 3 के ऋण 1 बराबर 1 का गुना इधर होगा तो 1 गुणी 2 के ऋण 1। इसका गुणा कर देंगे आगे तो इसका अंदर गुना होगा 3 के ऋण 3 बराबर 2 के ऋण 1। इसके का पक्षांतरण कर देंगे तो 3 के ऋण 2 के बराबर ऋण 1 धन 3। ये हो गया के बराबर धन 2, अतः के बराबर धन 2। अब समीकरण 3 के अंतिम दो पद लेंगे। पुनः समीकरण 2 के अंतिम दो पद लेने पर, तो अंतिम दो पद जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ होगा के 1 के ऋण 1 बराबर नहीं है 1/2 के धन 1। इसका भी तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 के धन 1 बराबर के ऋण 1। पक्षांतरण कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 के ऋण के बराबर ऋण के धन, ये ऋण के और ये इधर गया तो ये भी ऋण 1। तो यहाँ से 2 के में से 1 के गया तो बच्चा के बराबर ये ऋण 1 और ऋण 1 हो जाएगा ऋण 2। तो देखिए समीकरण प्रथम दो पद लेते हैं हम तो के का मान आया धन 2 और अंतिम दो पद लेते हैं समीकरण 3 के तो आता है के बराबर ऋण 2। अतः के बराबर धन 2 और ऋण 2 के लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। अतः के बराबर धन 2 व ऋण 2 के लिए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। फ्रेंड्स अगला सवाल है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो। पहला सवाल समीकरण है 3x धन 4y बराबर 10 और 2x ऋण 2y बराबर 2। तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है कि 3x धन 4y बराबर 10 और इस समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया है 2x ऋण 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ देखो समीकरण जब भी हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे तो इनके जो गुणांक है उनको बराबर करना है। तो सबसे पहले इनके गुणांक को बराबर करेंगे तो देखिए विलोपन विधि से हल करने पर लिख देते हैं विलोपन विधि।
तो विलोपन विधि से हल करने के लिए इनके गुणांक बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए इस 2 का गुना यदि यहाँ 3 में करते हैं तो 3 दूनी 6x होगा, और 3 का गुना 2 में करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 4y है, तो यहाँ पर यदि 4y लाने के लिए यहाँ 2 का गुना करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 में 2 का गुना करके समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 गुणित 1, और इसमें हम जोड़ देंगे धन समीकरण 2 गुणित 2 करने पर। देखिए समीकरण 1 में यदि 1 का गुना करें तो वही का वही आएगा, तो 3x धन 4y बराबर 10, और समीकरण 2 में यदि 2 का गुना करें तो 2 दूनी 4x ऋण 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। अब चूंकि दोनों समीकरण को हमको जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। जब जोड़ देंगे तो 3 और 4 हो जाएगा 7x, इनका ऐड करेंगे तो ये -4 से +4 कैंसिल हो जाएगा, बराबर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 14। इसे x पक्षांतरण कर देंगे इसको, तो ये हो गया x बराबर 14/7 बराबर 2। अतः x का मान आ गया 2। x का मान 2 समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं। चलो समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x धन 4y बराबर 10। x बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणित 2 धन 4y बराबर 10। ये 3 दूनी 6 धन 4y बराबर 10, तो हो गया 4y बराबर 10 ऋण 6, तो हो गया 4y बराबर 4। तो y बराबर 4/4 बराबर 1। अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 आंसर। तो फ्रेंड्स विलोपन विधि आपको समझ में आई होगी। अब अगली विधि देख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि का अगला सवाल है हमारा कि x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसको हल कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 हल। तो दिया है x धन y बराबर 5 समीकरण नंबर 1, और 2x ऋण 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। यहाँ पर देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसीलिए हमको किसी भी एक समीकरण से x का मान निकालकर उसको दूसरे समीकरण में रखना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x धन y बराबर 5, इसको आगे हल कर दें तो ये हो जाएगा x बराबर 5 ऋण y का पक्षांतरण कर दिया हमने, ऋण y हो गया। तो समीकरण 1 से x बराबर 5 ऋण y, इसको हम समीकरण 2 में रखने पर इसको समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 है हमारा 2x ऋण 3y बराबर 4। तो 2 गुणित x का मान है 5 ऋण y, 5 ऋण y ऋण 3y बराबर 4। इसका अंदर गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 ऋण 2y बराबर ऋण 3y बराबर 4। तो ऋण 2y और ऋण 3y ये हो गया ऋण 5y बराबर 4, और ये 10 का पक्षांतरण इधर करेंगे तो ऋण 10। तो ऋण 5y बराबर 4 ऋण 10, तो ये हो जाएगा ऋण 6। सॉरी, ये जो है ये 4 जो है ये 4 नहीं है, यहाँ पर 5 है।
तो ये 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 5, यहाँ पर भी आ गया 5, ये हुआ 5, ये भी हो गया 5, यहाँ बचेगा ऋण 5। ये ऋण से ऋण कट गया तो y का मान हो गया 5/5 बराबर 1। और y बराबर 1 समीकरण किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर देखिए समीकरण 1 है हमारा x धन y बराबर 5। यहाँ लिख देंगे x धन y बराबर 5, तो y का मान 1 रखेंगे तो हो जाएगा x धन 1 बराबर 5। x बराबर 5, ये धन 1 इस साइड गया तो ऋण 1, x बराबर 4। अतः देखिए x y का मान आ गया 1 और x का मान आ गया 4। यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 1 आंसर। तो फ्रेंड्स आपको ये सवाल कैसे लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल लक्ष्य एजुकेशन टेक को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें।